नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशंस के चैप्टर को और उसमें हम लोग सीखने का ये प्रयास किए हैं। उसमें हम लोग वॉन टाइप फैक्टर्स के बारे में सीखने का प्रयास किए और अल्फ़ा और आई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा, जिसको हम लोग क्या बोले थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या यूं कहे एसोसिएशन। अल्फ़ा को हम लोग कह रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन और आई जो था वॉन्ट ऑफ फैक्टर्स। इन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप किए थे। ये अल्फ़ा का केस कब आता है? इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन की जब बात आती है, हम लोग सीखे थे कि आपने एक सॉल्वेंट में ऐड करते हैं आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, और इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करते थे, अगर इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का होता है कंप्लीट एसोसिएशन या डिसोसिएशन, तो उस केस में अल्फ़ा और आई के बीच का क्या रिलेशन है, इस बात को हम लोग सीखने का प्रयास किए थे। शायद आप लोग को याद होगा कि इन केस of incomplete dissociation, in case of incomplete dissociation आई हुआ करता अल्फ़ा, आई नहीं अल्फ़ा हुआ करता है आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन। कोई लार्जर मॉलिक्यूल जो है वह डिसोसिएशन के बाद कितने पीसेस में टूटता है। और दूसरा केस था इन केस ऑफ इनकम्प्लीट एसोसिएशन। यहाँ पर जो अल्फ़ा था वो था आई माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एन माइनस वन। तो ये दो केसेस थे जिससे हम लोग अल्फ़ा और आई के बीच का रिलेशंस हम लोग जान जाते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, कुछ एग्जाम्पल आई निकालने के लिए हम लोग सीखें कुछ और एग्जाम्पल। सपोज करें कि इसमें एग्जाम्पल इसमें आता है कि एग्जाम्पल नंबर 1, K2SO4 एक कंपाउंड है। अगर K2SO4 को आप इक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करें तो ये ट्वाइस K प्लस प्लस SO4 माइनस 2 जाएगा। अगर ये कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है ना। इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन कंप्लीटली हुआ है तो ज़रा ध्यान से देखें, K2SO4 का ब्रेकडाउन के पहले ये 1 मोल K2SO4 हम लोग लिए थे और ये दोनों कुछ नहीं 0 0। जब इसका ब्रेकडाउन हो गया, यह है बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। अब ये इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, मतलब ये आफ्टर, अगर हम लोग बात करें आफ्टर डिसोसिएशन ये हो गया 0,
और इसमें ये बन गया 2 मोल पोटासियम आयन और 1 मोल सल्फेट आयन। सल्फेट आयन 1 मोल, पोटासियम आयन 2 मोल। तो सॉल्यूशन में जाने से पहले, डिसोसिएशन से पहले K2SO4 का था 1 मोल, और जैसे ही पूरा का पूरा K2SO4 टूट गया कंप्लीटली, तो K2SO4 अब 0 हो गया और उसके ब्रेकडाउन होने से 2 मोल पोटासियम आयन और 1 मोल सल्फेट आयन बना। तो हम लोग सीखे थे, आपको बताया थे कि आई कैसे निकालेंगे, आफ्टर बाई बिफोर। शॉर्ट में इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ आयन्स या मॉलिक्यूल्स हुए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और डिसोसिएशन के पहले कितना था। चलो भाई, आफ्टर कितना है बाबू, 2 मोल पोटासियम और 1 मोल ये सल्फेट, 3 मोल हो गया। बिफोर कितना था, ये देखिए बिफोर 1 मोल। तो इसलिए आई K2SO4 के लिए आई कितना हो गया भाई, आई का मान 3। लेकिन ये ऐसा कब हुआ, जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। तो किसी भी आयोनिक कंपाउंड को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करोगे, किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में घोलोगे, तो आई का मान हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि वह कंपाउंड ब्रेक डाउन हो कर करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो बाबू। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे सपोज करिए, मान लेते हैं हमारे पास कंपाउंड है Al2SO4 का होल 3। आपने इसको इक्वस सॉल्यूशन में घोले। सपोज करो कि इसका भी कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, तो इसके कंप्लीट डिसोसिएशन होने से क्या बनेगा, एल्युमिनियम के आयन प्लस सल्फेट के आयन्स। चलो हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 मोल एल्युमिनियम आयन्स हो गए। सल्फेट को बैलेंस करने के लिए 3 लिखिए, 3 ऐसा। चलो भाई, तो बिफोर डिसोसिएशन ये 1 मोल था, है ना, और ये दोनों 0। आफ्टर डिसोसिएशन ये हो गया 0, और इसके टूटने से 2 मोल बन गया एल्युमिनियम आयन और 3 मोल बन गया सल्फेट आयन। तो आई कैसे बताते हैं निकालने के लिए भाई, आफ्टर बाई बिफोर। वॉन्ट है फैक्टर आई कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। यहाँ से आफ्टर को हम लोग दें वैल्यू, आफ्टर कितना है बाबू 2 + 3, अब बिफोर कितना था 1, ये है बिफोर और ये है आफ्टर, ऐसा। यानी हो गया कितना, तो 5, यानी यहाँ पर आई का मान हो गया 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी और आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसके ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ब्रेक डाउन होने से आई का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हम लोग सीखे थे ऑर्गेनिक के लिए कि आई का मान 1 से कम होता है, और अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हुआ तो आई का मान 1 हो जाता है। तो ये हम लोग सीखे वॉन्ट है फैक्टर और आई के बीच का रिलेशन। अब हम लोग सीखेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे अब इसमें रिलेशन इन बिटवीन वॉन्ट है फैक्टर आई want have factors I, relation in between want have factors I, relation in between want of factors I degree of dissociation, degree of dissociation या
एसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बिग इलेक्ट्रोलाइट्स या कहें सॉल्यूट, जिसको हम लोग Ka या Kb से इंडिकेट कर सकते हैं। इसके बीच का हम लोग ये बात टॉपिक का सीखने का प्रयास करेंगे। बॉन्ड ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम लोग संबंध सीखे। अब हम लोग जानना है Ka और Kb का रिलेशन अल्फा या आई से कैसा है। आज की क्लास का डिस्कशन क्या है कि Ka और Kb का रिलेशन अल्फा और आई के साथ कैसा है। हम लोग सपोज करें लेट ए, हम लोग ऐसा मान लें कि लेट हमारे पास एक सॉल्यूट के रूप में है एसिटिक एसिड, एक सॉल्यूट के रूप में है एसिटिक एसिड। यह आप जानते हैं कि कैसा है, ये बिक एसिड है। अब इस एसिटिक एसिड को आपने इक्वस सॉल्यूशन में डाल दी। ऐसा इक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद इसका क्या होगा, डिसोसिएशन। पानी में जैसे ही इसको डिजॉल्व करोगे तो ये इस प्रकार से आयंस के रूप में टूट जाएंगे। ऐसा यहाँ से हम लोग सीखे थे, ऐसा मान के चलते हैं कि इनिशियली या इनिशियली इसका जो है कंसंट्रेशन इस बिक एसिड का है कितना, C। ये दोनों 0 0। अब चूंकि ये बिक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर इस तरह का इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में स्थापित हो सकता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करें, हम लोग सीखे हैं कि ये होता है C माइनस एक्स। इसका x पार्ट टूट गया तो C माइनस एक्स, ये कितना होता है, ये होता है x और ये x, ऐसा है ना। हम लोग सीखे थे कि इसलिए अल्फा कैसे निकालते हैं भाई, इनिशियल में कितना ब्रेकडाउन हुआ बाय इनिशियल, ब्रेकडाउन हुआ x और इनिशियल था कितना C, तो इसलिए x इक्वल टू क्या होता है C अल्फा। तो यहाँ पर x की जगह लिखेंगे C अल्फा, यहाँ पर लिखेंगे C अल्फा और यहाँ लिख देते हैं C माइनस C अल्फा। ये सब सारी बातें हम लोग 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयास करें। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, C है। अब इनिशियल में तो ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो ये दोनों 0 0, लेकिन कुछ समय के बाद जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इसका इस C में से X पार्ट का ब्रेकडाउन हो गया, डिसोसिएशन हुआ। तो 1 मोल एसिटिक एसिड के ब्रेकडाउन होने से 1 मोल एसीटेट आयन और 1 मोल हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। तो अगर X टूटता है इसका तो ये बचा कितना रहेगा, C माइनस एक्स, और ये बनेगा कितना, XX। यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए कि x इक्वल टू C अल्फा, इसलिए ऐसा लिख दिए। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग सीखे हैं, यहाँ पे देखिए, यहीं पे लिखते हैं कि एट इक्विलिब्रियम हम लोग सीखे हैं कि Ka, जहाँ K क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए बिक एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए बिक एसिड। तो Ka को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। हम लोग 11th क्लास में ये टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना था इक्विलिब्रियम चैप्टर में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर हम लोग Ka निकाल सकते हैं कैसे बाबू, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का। चलिए तो यहाँ लिखेंगे एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन इनटू क्या लिखोगे, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, ऐसा। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से,
चलिए हम यहाँ लिखेंगे के ए इक्वल टू एसिटेट कितना है बाबू सी अल्फ़ा इंटू क्या होगा H प्लस भी सी अल्फ़ा है। चलो भाई अब एसिटिक एसिड कितना है भाई C माइनस सी अल्फ़ा, एसिटिक एसिड है C माइनस सी अल्फ़ा ऐसा। चलो ये हो गया पर में आप उसका C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C कॉमन ले लीजिए, बचा कितना 1 माइनस अल्फ़ा, ये C से C कैंसिल हो गया तो इसलिए के ए क्या हो गया C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये के अल्फ़ा के बीच हम लोग रिलेशन पढ़ चुके थे और आप अल्फ़ा से इसको कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन है ना अल्फ़ा क्या होता है भाई I माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। यहाँ पर n का मान क्या है 1 मोल का ब्रेक डाउन होने से 2 मोल बनते हैं, यानी n का मान स्मॉलर पार्टिकल की संख्या 2 है तो अल्फ़ा इक्वल टू I माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, यानी नीचे का पार्ट 1 हो गया, यानी हो गया I इक्वल टू इधर आने से अल्फ़ा प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग अगर अल्फ़ा का मान मालूम हो या I का मान मालूम हो तो पहले अल्फ़ा निकाल लेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू डालने के बाद के ए का मान निकाल लेंगे। इस फार्मूला से हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं। अंडर दी हेडिंग हम लोग सीखने का प्रयास किए I अल्फ़ा और के ए अथवा के बी के बीच का रिलेशंस। तो इतनी सारी बातें हम लोग को डिस्कस करना था सॉल्यूशन चैप्टर में और हम समझते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर अब समाप्त होता है। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक हम लोग छोड़ चुके हैं, इसका नाम है हेनरी लॉ। उस हेनरी लॉ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड आप लोग को जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लग रहा था कि पिछले क्लासेस में हम लोग ने 2.30 तक सीख चुके थे, 2.30 तक। अब हम लोग का 2.31 क्वेश्चंस थियोरेटिकल पोर्शंस है, इसको घर पर सॉल्व करेंगे और 2.32 से हम लोग के आपके बीच में डिस्कस करने का ये है। तो आप लोग को क्या करेंगे कि इसका हम 2.32 से चल करके और 2.41 तक ये क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में इसको सॉल्व करेंगे और सही बच्चों को व्हाट्सएप पर इसको डाल देंगे ताकि आप लोगों का ये सॉल्व हो जाए और हेनरी लॉ डिस्कस करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम लोग का जो है पहले हेनरी लॉ पढ़ेंगे और इन सवालों को डिस्कस करते हुए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे का निवेदन है कि सर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स तो हम लोग पढ़े लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाए हैं, तो उसको एक बार फिर से डिस्कस कर दिया जाए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या है इस बात को हम लोग फिर से पढ़ने का प्रयास करें। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को रिपीट कर दिया जाए सर।
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स या एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ये इस बातों को हम लोग, ये टॉपिक को हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं पिछले के वीडियो में, लेकिन बहुत से बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए थे, इसलिए हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस बातों को समझने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। चलो बाबू, हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है A और एक दूसरा लिक्विड है B। ये दो अलग अलग लिक्विड हैं, है ना। ये अब हम लोग सीखे थे कि यहाँ पर लिक्विड A के जो मॉलिक्यूल के बीच का इंट्रैक्शन है वो है A', मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन को हम लोग A' से इंडिकेट कर रहे हैं, और इसका मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है B', ठीक है। अब इन दोनों लिक्विड्स को आप लोग मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर मिलेगा आपको, मिक्सचर तैयार हो गया। इस मिक्सचर में अब A लिक्विड भी है और लिक्विड B भी है। अब इसके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं A' में। अब देखो बाबू, ये आपके पास एक लिक्विड है। सपोज कीजिए कि ये जो है टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट था टेम्परेचर T1 और लिक्विड B का बॉइलिंग पॉइंट था टेम्परेचर T2 पर ये बॉयल कर रहा था, और लिक्विड A बॉयल कर रहा था T1 पर। इन दोनों के बीच का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अलग अलग है। A और A के बीच का जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो और B के बीच के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बराबर नहीं है मिक्सचर करने से पहले, ठीक है। अब जैसे ही आपने इन दोनों को मिक्स किए, मिक्स करने के बाद मिक्सचर तैयार हुआ। अब ये जो मिक्सचर है, ये दोनों, इसमें A और B लिक्विड दोनों हैं, तो मिक्स करने के बाद अब जो बॉइलिंग पॉइंट A का है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A बिकम्स इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड B। दो लिक्विड सॉल्यूशंस को आपने मिक्स किए और मिक्स करने के बाद अगर यह मिक्सचर में दोनों लिक्विड अब एक ही टेम्परेचर पर बॉयल कर देते हैं, तो ऐसे मिक्सचर्स का नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ऐसे मिक्सचर्स का नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी हम लोग कह सकते हैं when two volatile liquids are mixed together, when two volatile liquids are mixed together in a specific composition. When two volatile liquids are mixed together in a specific composition, जब दो लिक्विड सॉल्यूशन, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन को एक खास कंपोजिशन में मिक्स करते हैं, है ना। when two volatile liquids are mixed together in a specific composition and if their mixtures are vaporized और कहें बॉयल at the same temperature, while at the same temperature, then
सच सॉल्यूशन या सच मिक्सचर इज कॉल्ड, देन सच मिक्सचर इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आपने मिक्स नहीं किए थे तब तक दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल कर रहे थे। लेकिन आफ्टर मिक्सिंग इन दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट एक हो गया, दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉयल कर देते हैं, यानी दोनों एक ही टेम्परेचर पर वेपर फेज में चेंज कर जाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें दो लिक्विड सॉल्यूशंस, दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, तो ऐसे मिक्सचर का नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, हम कह रहे हैं कि दोनों लिक्विड सेम टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है, दोनों दो डिफरेंट टाइप नेचर के लिक्विड हैं। दो लिक्विड सपोज करो कि एक लिक्विड यहाँ देखिए, ये लिक्विड एक ये है और एक लिक्विड ये है। मिक्स करने से पहले ये इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग था, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग था। देख रहे हैं ध्यान से। अब आपने दोनों को मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद अब जितने टेम्परेचर पर ये लिक्विड बॉयल कर रहा है, वेपर में बदल रहा है, ठीक है, उतना ही टेम्परेचर पर ये भी लिक्विड बॉयल कर रहा है, यानी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। तो ऐसे मिक्सचर का क्या नाम है? एजियोट्रॉपिक। अब देखो बाबू, दो डिफरेंट लिक्विड है ना, दोनों को मिक्स कर दिए। अब आप चाहते हैं कि हम दोनों को सेपरेट कर दें, तो दो लिक्विड सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, जो मेथड यूज करते हैं, उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस मेथड का क्या नाम है? दो लिक्विड सॉल्यूशंस को, दो लिक्विड्स को, वोलेटाइल लिक्विड्स को सेपरेट करना है, तो उस मेथड का जो यूज करते हैं उसका नाम क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस तब तो यूज करोगे जब इन दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। यहां कह रहा है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, दोनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं। इसका मतलब अगर इसको हिट कर करके इन दोनों को अलग अलग करना चाहोगे तो संभव नहीं है, क्योंकि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड ए बॉयल करेगा उसी टेम्परेचर पर लिक्विड बी बॉयल कर जाएगा। यानी जब तक लिक्विड ए और बी सॉल्यूशन के फॉर्म में थे, लिक्विड फॉर्म में थे, तब भी उसका स्पेसिफिक कंपोजिशन वही था, और जब ये वेपर में चेंज कर गए तो वेपर फेज में भी ए, लिक्विड ए और बी का कंपोजिशन मेंटेन रहेगा। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि अब ये दोनों लिक्विड एक दूसरे को ऐसे गले लगा लिए हैं, एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए हैं कि दोनों कह रहे हैं कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। दोनों लिक्विड क्या कर रहे हैं? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। यानी ए और लिक्विड बी कह रहा है कि भाई अगर लिक्विड फेज में रहेंगे तो दोनों साथ रहेंगे, और हमको अगर कोई वेपर फेज में चेंज करेगा तो हम दोनों वेपर फेज में भी साथ साथ रहेंगे। तो या तो लिक्विड फेज में रहें साथ साथ या वेपर फेज में, मतलब अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। यानी जब दो लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्स कर दिए और इन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि चाहो तो लिक्विड फेज में या चाहो तो वेपर फेज में, अब ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। अब इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मिक्सचर कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। तो इस बात को हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के कंपोनेंट की खासियत क्या है? यानी हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज components of the
ट्रॉपिक मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी अब इन दोनों की दोस्ती मिक्स करने के बाद ऐसा हो गया है कि दोनों दोस्त कह रहे हैं कि हम जहां भी रहेंगे दोनों हमेशा अब साथ साथ रखेंगे। चाहो तो हमको लिक्विड फेज में रखो हम दोनों को, चाहे तो वेपर फेज में रखो। वेपर में भी करोगे तो हम साथ साथ रहेंगे और लिक्विड में भी कहोगे तो हम लोग साथ साथ रहेंगे। यानी अब दोनों ये लिक्विड गाना गा रहे हैं, क्या भाई? छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी जन्म जन्म तक। यानी अगर दो लिक्विड को मिक्स कर दिए और मिक्स करने के बाद वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर देता है, तो अब वो दोनों लिक्विड जो है आप चाह करके भी उन दोनों लिक्विड को सेपरेट नहीं कर सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड भी वहां फेल हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं hence the components of azeotropic mixture, hence the component of azeotropic mixtures has same composition, hence the component of azeotropic mixture has same composition in liquid phase as well as in vapor phase। यानी हम लोग क्या कह रहे हैं भाई कि ये आपका लिक्विड ए और बी है। सपोज करो कि यहाँ पर लिक्विड ए और बी का स्पेसिफिक कंपोजिशन है 3:1, ऐसा मान लीजिए 3 पार्ट ए है और 1 पार्ट बी है। आपने इसको हिट किए, हिट करने से अब ये वेपर में बदले, तो यहाँ पर जो वेपर मॉलिक्यूल हैं ए और बी का, यहाँ पर ए और बी के वेपर मॉलिक्यूल के रूप में भी कंपोजिशन कितना होगा 3.1। चाहे लिक्विड फेज ले लो चाहे वेपर फेज लो, क्योंकि यहाँ से जब हिट करोगे तो लिक्विड ए वेपोराइज करेगा जितना, उतना ही लिक्विड भी वेपोराइज कर देगा, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो इसका स्पेसिफिक कंपोजिशन जितना ये लिक्विड फॉर्म में होगा इन दोनों कंपोनेंट का, उतना ही वेपर फॉर्म में होगा। तो ऐसे मिक्सचर्स का नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हम समझते हैं कि अभी इस एग्जाम्पल के बाद निश्चित रूप से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझने का आप काम किए हैं। अब कहता है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर देते हैं हम लोग। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और नंबर 2 होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग। अब जरा सा हम लोग बातचीत करें मिनिमम का। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स
ट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग। चलो बाबू इसको ध्यान से देखिए। हम अभी कह रहे थे कि हमारे पास ये लिक्विड ये है, आपने इसको मिक्स किए बी के साथ, है ना। यहाँ पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ए और ए के मॉलिक्यूल का बीच था, यहाँ बी और बी के बीच था, ठीक है। अब आपने मिक्स कर करके क्या बना दिया भाई, मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यहाँ पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है, ए डैश बी है। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होगा, कहता है कि इफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन बिटवीन ए डैश बी, ये जो है ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ए डैश बी का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है किसके कंपैरिजन में, ए डैश ए और बी डैश बी से। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जब ज़्यादा होगा, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा होने से तो फिर मुश्किल हो रहा है। इफ ए डैश बी ग्रेटर देन ए डैश ए, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा होने से इसको वेपर में बदलने में मुश्किल होगा, वेपर प्रेशर का मान कम हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ आपने एक सेकंड, इसमें ऐसा होगा, सॉरी, ए मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ए और बी का कम हो जाए, किससे भाई, ए और ए बी वैसे। ध्यान दीजिए, जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कमा तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कमा तो इसको वेपोराइज करना आसान होगा, जल्दी से वेपर में बदल जाएगा, है ना, और इसका वेपर प्रेशर का मान ज़्यादा होगा। यानी ये केस क्या है, इट इज ए केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसको ज़रा ध्यान से देखो बाबू, हम कह रहे हैं कि आपने लिक्विड दो को बनाए, मिलने के बाद मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ए और बी ए डैश बी का कम हो गया। तो जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कमा तो मॉलिक्यूल दूर दूर चला गया, ये वेपर में आसानी से चेंज होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसी का नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब हम फिर से करें कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम गया, मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, वेपर में बदलना आसान है, यानी रॉल्ट लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे ज़्यादा होगा। यानी इस केस का क्या नाम है, पॉजिटिव डेविएशन का। यानी ध्यान रखें कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किससे फॉर्म करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का केस है ये। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसका केस है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक इसका उल्टा केस, अगर ए डैश बी का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाए, ए और बी से मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ गए, है ना, अब उसको वेपर में बदलना मुश्किल, तो ज़्यादा हिट करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, ज़्यादा। तो केस किसका है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। और उस केस में इट इज ए केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन। अब ज़्यादा टेम्परेचर पर वो बॉयल कर रहा है, यानी वेपर में बदलना मुश्किल होगा, तो जो रॉल्ट लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे कम होगा, और जब कम होगा तो उसी का तो नाम है, वैसे सॉल्यूशन का नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन। यानी याद रखना, देखो भाई, मिनिमम किससे बनता है, तो पॉजिटिव डेविएशन से, और मैक्सिमम किससे बनता है, निगेटिव, यानी उल्टा है। मिनिमम के लिए पॉजिटिव चाहिए, ध्यान रखो, याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किससे बनता है, उल्टा, मतलब मिनिमम को पॉजिटिव यहाँ रखिए, ये किससे बनेगा, वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, याद रखना भाई। और मैक्सिमम किससे बनेगा, वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो मैक्सिमम बनने के लिए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के लिए सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव। तो उल्टा हुआ ना, मैक्सिमम का निगेटिव, मिनिमम का पॉजिटिव। ये है कहानी एजियोट्रॉप्स का।
नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आपसे डिस्कस कर लेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग हेनरीज लॉ को। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में इतना ही बात करते हैं। एक बार फिर से हमारे तरफ से आप तमाम छात्रों को आशीर्वाद, धन्यवाद। और घबराएं नहीं, पैनिक नहीं हों, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहें। हमारा हमेशा आप लोगों का साथ रहेगा। हम आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए प्रत्येक दिन ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ आएंगे और 1 या 2 वीडियो हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का प्रिज्म क्लासेस की ओर से आप लोगों की भविष्य के लिए, आप लोगों को उज्ज्वल भविष्य के लिए हम लोग भेजते रहेंगे। आप तमाम छात्रों से अनुरोध है कि इस ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाते रहें और आप अपना कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें। हो सके तो हमसे टेलीफोन से बात करें। हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में हमारा हैं, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं और कौन से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो अब तमाम छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ पा रहे हैं, हमें निश्चित रूप से एक कॉल करके हमें सूचित करने का प्रयास करें कि हाँ सर, हम आपके द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस चलाया जा रहा है प्रिज्म क्लासेस के द्वारा, हम उसका लाभ उठा रहे हैं। और कौन बच्चे नहीं लाभ उठा रहे हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही है, यह भी हमें ज़रूर शेयर करें फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा। थैंक यू, धन्यवाद।